हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से आपको हमारे चैनल पे पॉलिटी की क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि बहुत बेसिक से स्टार्ट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय राज व्यवस्था से। भारतीय राज व्यवस्था होती क्या है? किसी भी राज्य पे राज करने की व्यवस्था को राज व्यवस्था कहा जाता है। किसी भी राज्य पे राज करने की व्यवस्था को राज व्यवस्था कहा जाता है। उसी तरह भारत पे राज करने की व्यवस्था को भारतीय राज व्यवस्था कहा जाता है। भारत पे राज करने के लिए आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए? किसी भी राज्य पे राज करने के लिए हमारे पास 4 आवश्यक तत्व होने चाहिए, जो कि पहला है लैंड, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी राज्य पे राज करने के लिए। भारत एक राज्य है, पर कैसे? क्योंकि भारत के पास भूमि भी है, भारत के पास जनसंख्या भी है, भारत के पास सरकार भी है, और इनके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट भारत के पास संप्रभुता भी है। संप्रभुता मतलब किसी भी तरह का निर्णय लेने का अधिकार भारत के पास है, इसलिए भारत एक राज्य है। भारत के पास भूमि, जनसंख्या, सरकार होने के साथ साथ संप्रभुता भी मौजूद है। और जो हमारे राज्य हैं, जिनको हम राज्य बोलते हैं, वो राज्य ना होकर प्रांत हैं। यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये सब हमारे प्रांत हैं, जिनको प्रोविंसेस भी कहा जाता है। क्योंकि किसी भी राज्य के पास भूमि भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, पर किसी भी राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती। किसी भी राज्य के पास राज्य से ऊपर देश के लिए किसी भी तरह का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। इसलिए राज्य को राज्य ना बोलकर उन्हें प्रांत कहा जाता है, और भारत इसी वजह से एक राज्य कहलाएगा, क्योंकि उसके पास राज्य होने के आवश्यक 4 तत्व मौजूद हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र, हमारा देश राष्ट्र होने के कगार पे है। वो राष्ट्र है नहीं, पर राष्ट्र होने के कगार पे है, क्योंकि किसी भी देश को राष्ट्र होने के लिए उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा चाहिए, और जितना भाईचारा किसी देश में होगा, राष्ट्रता उतने ही रास्ते पे होगी। जितना भाईचारा उस पर निर्भर करता है कि वह देश राष्ट्र बनने के रास्ते पे कितना आगे है, कितना हमारा देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र बनना उस पर निर्भर करता है। तो इसी तरह हमारा देश एक राज्य भी है और एक राष्ट्र भी है। तो हमारा देश राष्ट्र राज्य कहलाएगा। हमारा देश एक नेशन स्टेट है, ना ही वो राज्य है, ना ही वो राष्ट्र है। हमारा देश एक नेशन स्टेट है, राष्ट्र राज्य है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी राज्य व्यवस्था के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं। किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, वो होंगी संविधान, शासन करने के अंग, संवैधानिक और संविधानोत्तर संस्थाएं। संविधान आपको सबको पता ही है क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किसी भी राज्य पे राज्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट है। शासन के अंग, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी।
तो विधायिका क्या होती है? विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना। विधायिका किसी भी कानून को बनाती है, कार्यपालिका उस कानूनों का उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की रक्षा करती है। ये तीनों अंग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। किसी भी कानून को विधायिका बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करवाएगी और न्यायपालिका उन कानूनों की रक्षा करेगी। शासन के ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। तो स्टार्ट करते हैं संविधान से। तो संविधान में हम आपको पढ़ाएंगे संविधान क्या है और क्यों बनाया गया है। उसके बाद संविधान का निर्माण क्यों किया, संविधान का गठन कैसे हुआ, संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के प्रावधान और प्रस्तावना। तो स्टार्ट करते हैं संविधान क्या है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक ऐसे दस्तावेज की ज़रूरत है जो उस देश के शासन को वैधता प्रदान करता हो। तो संविधान का मेन जो रोल है वो यही होता है। संविधान किसी भी देश को शासन करने की वैधता प्रदान करता है और वो वैधता तब तक प्रदान करता है जब तक उस देश का शासन संविधान के अनुसार चल रहा हो। कोई भी देश जब तक संविधान के अनुसार चलता रहेगा तब तक वहाँ का संविधान उस शासन को वैधता प्रदान करता रहेगा, और जब वो देश संविधान से अलग हटकर कोई कार्य करेगा तो वो उसको एक तरीके से इलीगल माना जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे कि संविधान क्यों बनाया गया। सबसे मेन काम कि संविधान बनाया क्यों गया। संविधान बनाने का मेन मकसद था कि हमारे देश को प्रगतिशील और समान बनाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया, जो कि कैसे किया गया वो आगे हम आपको बताएंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन 1885 से 1925 तक भारत के नेताओं की मांग ही नहीं थी कि उन्हें पूर्ण स्वराज दिया जाए या उन्हें आज़ादी दी जाए। उनकी मांग सिर्फ स्थानीय स्वायत्व थी। सिर्फ कुछ अधिकार ही उन्होंने मांगे जो कि अंग्रेज़ों ने नहीं दिए। अंग्रेज़ों ने 1929 तक स्थानीय स्वायत्व कांग्रेस को नहीं दी, जिसके बाद 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया और पूर्ण स्वराज की मांग शुरू कर दी। पूर्ण स्वराज की मांग शुरू करने से, जो कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें एक लेखक चाहिए जो संविधान लिख सके, और वो लेखक कौन होगा। संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान का लेखक होगा। अब संविधान सभा का गठन किस तरह हुआ। संविधान सभा का गठन
हुआ 1945 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। लेकिन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का नाम भी लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारतीयों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने 8 प्रांतों से भारतीयों ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद उस टाइम पे एक और सरकार बन चुकी थी, दूसरी बड़ी सरकार बन चुकी थी, मुस्लिम लीग बन चुकी थी, जो कि कांग्रेस के पूरी तरीके से ख़िलाफ़ थी। तो मुस्लिम लीग ने जिस दिन कांग्रेस के अधिकारियों ने 8 प्रांतों से इस्तीफ़ा दिया विधानसभा से, उस दिन मुस्लिम लीग ने उस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ थे। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को मनाने के लिए कि वो उनके साथ वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लें, अगस्त प्रस्ताव भेजा। और इसको अगस्त प्रस्ताव हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अगस्त में आया था, 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भेजा, लेकिन भारतीयों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया का दूसरा हथियारों का आयातक है, जो कि 14% हथियार खरीद लेता है। दुनिया के 14% हथियार भारत खरीद लेता है। तो दूसरा कारण क्या रहा भारतीयों का? दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण था वर्ल्ड वॉर में ना हिस्सा लेना, जापान। उस टाइम जापान इतना शक्तिशाली देश था कि अमेरिका के 2 जहाज़ों पर जापान ने बम गिरा दिए। तो ये कारण था भारतीयों का, जापान, जिस कारण से दूसरे विश्व युद्ध में वो साथ नहीं आना चाहते थे। तो दूसरे विश्व युद्ध से अपने आप को दूर करने के लिए और अगस्त प्रस्ताव की बातों को खारिज करने के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, ताकि उनको दूसरे विश्व युद्ध में आना ना पड़े। तो दूसरे विश्व युद्ध में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र से शुरू हुआ, पवनार आश्रम से। उसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद पूरे 2 साल बाद अंग्रेज़ों ने भारतीयों को मनाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन भेजा जिसको महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कहा वो इसलिए क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर में भी अंग्रेज़ों ने इंडियंस को बहुत कोशिश की थी कि वो उनका साथ दें, और भारतीयों ने साथ भी दिया। और जो साथ देने के बाद जो उन्होंने वादे किए थे, वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कहने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। महात्मा गांधी जी ने तो पोस्ट डेटेड चेक कहा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। उस टाइम तक
भारतीयों की मांग हो चुकी थी संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण मांग हो चुकी थी, तो भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन भी उस टाइम पे खारिज हो चुका था। 1942 में भारतीयों ने देखा कि अंग्रेज वापस इंग्लैंड जा रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया से। दक्षिण पूर्व एशिया से जो भी अंग्रेज थे वो सब वापस इंग्लैंड जा रहे थे, पर किस तरीके से? सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए। तो उस टाइम पे गांधी जी आ चुके थे। तो गांधी जी ने देखा कि जिस तरह से इंग्लैंड अंग्रेज वापस जा रहे हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए, उस तरह से अगर इंडिया से गए तो इंडिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन बुलवाया। कांग्रेस अधिवेशन बुलवाया जिसमें निर्धारित किया गया कि वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि मुझे अधिवेशन बुलवाना है, आप अधिवेशन बुलवाइए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया था। और उस टाइम गांधी जी ने गुस्से में आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा, ये गांधी जी के ही शब्द थे कि मैं भारत की बालू से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ। तो जिस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ा डर गए और उन्होंने जल्दी से जल्दी अधिवेशन बुलवाया जिसको कांग्रेस अधिवेशन कहा जाता है। और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था और जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक रात एक पहले किसी मुखबिर ने अंग्रेज़ों को जाकर मुखबिरी कर दी कि ऐसे आपको गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो अंग्रेज़ों ने 9 अगस्त से एक दिन पहले 8 अगस्त को 9 अगस्त से एक दिन पहले 8 अगस्त को ठीक रात 12 बजे अंग्रेज़ों ने 0 आवर ऑपरेशन चलाया और जितने भी बड़े बड़े कांग्रेसी नेता थे महात्मा गांधी सहित उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। और इस ऑपरेशन को 0 आवर ऑपरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 8 अगस्त को ठीक रात 12 बजे किया गया था। और सब बड़े बड़े नेता जो उस आंदोलन में शामिल होने वाले थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 4 जून 1945 को कांग्रेस और मुस्लिम के आगे वेवल योजना रखी गई। काफ़ी समझौते कराने की कोशिश गई जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास आज ख़त्म होती है। थैंक यू।